12th इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र। आप 11th क्लास में भी अर्थशास्त्र पढ़ के आए हैं। तो अर्थशास्त्र की मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि 11th क्लास में थी। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है पैसा, है ना। आपने सुना है ये लड़की ना सिर्फ अपने अर्थ से बात करती है, मतलब अपनी मीनिंग जब उसका काम होता है तब बात करती है। तो अर्थ का मतलब होता है पैसा और शास्त्र का मतलब होता है, आपने शास्त्र देखा है ना, शास्त्र हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है। तो शास्त्र का मतलब होता है कोई भी ऐसी किताब, ऐसा कोई भी चीज जिसके अंदर अर्थ से रिलेटेड चीजें लिखी हो, ऐसा कोई भी बुक, ऐसी कोई भी किताब जो हमें पैसों के बारे में नॉलेज देती है, उस सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, उस बुक को हम क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। यानी कि जो हमें पैसों की नॉलेज देता है तो उसे हम बोलते हैं अर्थशास्त्र, ठीक है। अब आप कहोगे यानी कि ऐसा कोई भी शास्त्र जो हमें पैसों का ज्ञान देता है उसको हम बोलते हैं अर्थशास्त्र, है ना। अब पैसों का ज्ञान का मतलब क्या है? आपने ये वर्ड सुना है, मनी सेव इज मनी अर्न, यानी कि अगर हम पैसा बचाते हैं इसका मतलब हम पैसा कमा रहे हैं, हम पैसा अर्न कर रहे हैं। तो अर्थशास्त्र हमें ये बताता है कि आपके पास जितना भी पैसे अभी अवेलेबल है, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी संसाधन अभी इस वक्त आपके पास अवेलेबल हैं, तो उसका आप कैसे इतने अच्छे से प्रयोग करें, इतने अच्छे से यूज करें कि आप उससे मैक्सिमम लाभ उठा सकें, ठीक है। यानी कि आप अपने संतुष्टि के स्तर को इतना अच्छे तरीके से प्राप्त कर लो। संतुष्टि का स्तर क्या होना चाहिए आपका? मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादातर। मैक्सिमम लेवल क्या होना चाहिए? आपने अपने रिसोर्सेज लगाए, आपने अपने संसाधन लगाए और उस संसाधन को आपने ऐसी जगह पर खर्च करा जहां से आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, सबसे ज्यादा संतुष्टि मिल रही है। ये चीज हमें सिखाता है अर्थशास्त्र, क्लियर है। तो 11th क्लास का अर्थशास्त्र आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, है ना। सबसे पहला था व्यष्टि अर्थशास्त्र और उसके बाद आपका था स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या होती है? तो सांख्यिकी होती है जो हमें नंबर्स की नॉलेज देती है, जो हमें डेटा का नॉलेज देती है कि अगर हमें किसी पॉपुलेशन को, अगर जैसे आपने जनगणना सुना हो, तो जनगणना में हम डेटा ही तो कलेक्ट करते हैं, तो उस डेटा को कैसे पढ़ना है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है। अगर हमें ये निकालना है कि ऑन एन एवरेज, अगर हमें किसी चीज का एवरेज निकालना है, मतलब माध्य निकालना है, तो उसको हम स्टैट में सीखते हैं, सांख्यिकी में सीखते हैं। मतलब संख्या से रिलेटेड चीजें इकोनॉमिक्स में जो आती हैं वो हम किस में सीख लेते हैं? सांख्यिकी में। लेकिन व्यष्टि में हम क्या सीखते हैं? व्यष्टि में हम सीखते हैं कि पैसे को कैसे मैक्सिमम, अपनी सेटिस्फैक्शन कैसे अचीव करनी है मैक्सिमम। लेकिन व्यष्टि में हम ये चीजें पढ़ते हैं इंडिविजुअल लेवल पर। किसमें पढ़ते हैं? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत स्तर पर, व्यक्तिगत यानी कि आप अपने हिसाब से सोचोगे, आप अपने हिसाब से सोचोगे, मैं अपने हिसाब से सोचूंगी। तो ये सारी चीजें, जैसे एक उपभोक्ता है ना, याद है, एक उपभोक्ता को अपनी इनकम खर्च करनी है तो वो कैसे खर्च करेगा, कहाँ खर्च करेगा? जहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। एक प्रोड्यूसर, इसको क्या बोलते हैं? उत्पादक। एक उत्पादक को किसी चीज की सप्लाई करनी है, उसे किसी चीज का प्रोडक्शन करना है, तो वो किस चीज का प्रोडक्शन करेगा? जिसमें उसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो। तो हर कोई बंदा यहाँ पर अपने हिसाब से सीख रहा है, अपने हिसाब से सोच रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मुझे कैसे खर्च करना चाहिए, मुझे क्या चीज बनानी चाहिए। लेकिन यहीं पर जब आप 12th क्लास में आ जाते हो तो आपकी ये जो 11th की इकोनॉमिक्स थी, व्यष्टि से खत्म होकर शुरू हो जाती है समष्टि पर। समष्टि में आ जाते हैं। समष्टि का नाम भी पता चल रहा है, सम। समष्टि के नाम में ही क्या छिपा हुआ है? सम। सम का मतलब सभी, है ना। तो व्यष्टि का मतलब व्यक्तिगत स्तर, सम का मतलब सारे स्तर पर, पूरे एक कंट्री के हिसाब से हम सोचेंगे। यहाँ पर तो मैं सिर्फ अपने हिसाब से सोचती थी, यहाँ पर मुझे पूरे देश के हिसाब से सोचना है, क्लियर है। टॉपिक्स ऑलमोस्ट थोड़े सेम है, एक चैप्टर थोड़ा सा अलग है, जो हम सीखते हैं नेशनल इनकम का, वो थोड़ा सा अलग है। बाकी ऑलमोस्ट चीज अगर आप ये क्लियर करके आए तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर में, क्लियर है। चलो, तो ये तो थी 11th की बात, लेकिन हमें 11th तो पढ़नी नहीं, हमें तो 12th पढ़नी है। तो हम 11th 12th पे आ जाते हैं। 12th में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो 12th की जो हमारे पास अर्थशास्त्र है, इसमें सबसे पहले आप पढ़ते हैं क्या? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या है? राष्ट्रीय आय। सबसे मेन चैप्टर है राष्ट्रीय आय, सबसे मेन चैप्टर। इसकी वेटेज है कम से कम 10 मार्क्स,
सबसे मेन चैप्टर है राष्ट्रीय आय, क्लियर है। ये चैप्टर आपका कम से कम 10 मार्क्स में आता है। 6 नंबर का तो वही आता है आपका पूरा प्रॉपर, क्या कहते हैं उससे, न्यूमेरिकल, और बाकी 4 नंबर में इसमें थ्योरी वगैरह आ जाती है। उसके बाद आप क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ते हैं इसके बाद, हाँ मुद्रा, मतलब चैप्टर आगे पीछे हो सकते हैं, मुद्रा और बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग पढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, मुद्रा और बैंकिंग पढ़ते हैं, और फिर बजट पढ़ते हैं, वेरी गुड, सरकारी बजट जिसको हम बोलते हैं। और यहां पर जो आपने पढ़ा था व्यक्तिगत मांग और व्यक्तिगत पूर्ति, हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, समग्र मांग और, हाँ जी, समग्र मांग और समग्र पूर्ति। और लास्ट में आपके 2 चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज। हिंदी में बोले तो फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय दर और भुगतान शेष, विदेशी विनिमय दर और भुगतान शेष। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ क्या क्या है अल्टीमेटली इस चैप्टर में। राष्ट्रीय आय में हम ये देखते हैं, आपने जीडीपी सुना होगा, तो वो जीडीपी कैलकुलेट करना सीखते हैं। हम ये देखते हैं कि जैसे मान लो मेरी इनकम है, मेरी इनकम मान लो 50,000 है, ठीक है, मेरी इनकम 50,000 है, इट्स अ इंडिविजुअल एस्टिमेशन, ये मेरा अकेला अपना हिसाब है कि मेरे 50,000 रुपए आए हैं। क्या मेरी इनकम को देख के क्या मेरे देश की इनकम को कैलकुलेट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता ना। लेकिन अगर मैं अपने जैसे सारे लोगों की इनकम को जोड़ दूं, है ना, तो फिर हमारा वहां से क्या निकल सकता है, राष्ट्रीय आय का एस्टिमेशन निकल सकता है ना। तो ये हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने मेथड है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय के अंदर। मुद्रा और बैंकिंग का मतलब है करेंसी, जो आप नोट यूज करते हो, जो आप करेंसी यूज करते हो, उस करेंसी का इंट्रोड्यूस, वो करेंसी मुद्रा क्यों आई, मुद्रा के बेनिफिट्स क्या है। पहले अगर आपने पुराने जमाने की चीजें देखी होंगी तो पहले क्या करते थे, चीज के बदले में चीज लेते थे, है ना। जैसे आपको अगर मान लो मेरे से ट्यूशन पढ़ना है तो मैं आपसे बोलूंगी कि आप मुझे कपड़े दो, आप मुझे कपड़े दो, मैं आपको पढ़ाऊंगी, है ना। इसको हम बोलते थे क्या, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब वस्तु विनिमय। हम यहाँ पर क्या करते थे, वस्तु विनिमय, वस्तुओं का एक्सचेंज करते थे, और इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती थी। आप कहोगे नहीं मुझे तो पोल साइंस पढ़नी है, अब मैं कहूँगी मुझे तो पोल साइंस आती नहीं है, मैं आपको पोल साइंस कैसे पढ़ाऊं। तो यहाँ पर क्या हो गई, डिफिकल्टी हो गई, प्रॉब्लम हो गई। तो उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए मुद्रा आई, है ना। और मुद्रा से रिलेटेड आपका चैप्टर है बैंकिंग। बैंक में आप पैसे जमा कराने जाते हो, तो उसी से रिलेटेड हम बैंक पढ़ेंगे। बैंक कितने तरीके के होते हैं, 2 होते हैं, एक वाणिज्य बैंक होता है और एक सेंट्रल बैंक होता है। ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे आपने घर में कभी बजट बनाया, घर में किसी की शादी होती है तो हम लोग बजट बनाते हैं, है ना। सबसे पहले देखते हैं कि हमारी कितनी इनकम है, फिर देखते हैं हमारा कितना एक्सपेंस होगा, और फिर उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, दैट इज सरकारी बजट। जब हम अपना बजट बनाते हैं, हमारी इतनी इनकम है, इतना एक्सपेंस है, उसमें हम बजट बनाते हैं। और उसके बाद है समग्र मांग और समग्र पूर्ति के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है कि हर इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम पॉइंट जरूरी होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब संतुलन, क्या बोलते हैं, संतुलन। तो संतुलन का लेवल जो होता है वो जरूरी है, संतुलन का लेवल जरूरी है। संतुलन का लेवल कैसे पढ़ेंगे, आप जानते हो ये होता है हमारा क्या नाम है, मांग कर्व, है ना, मांग, और ये हमारी होती है पूर्ति, सप्लाई। तो जब यहाँ पर जो जिस पर ये मीट होती है इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना, इसको हम बोलते हैं संतुष्टि का स्तर। ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको ये करा रही हूँ कि आपको डर ना लगे, बिल्कुल, है ना। तो ये चीजें तो आपने करी हुई है, डिमांड कर्व वगैरह। उसके बाद है भुगतान शेष। भुगतान शेष का मतलब होता है कि अगर हमारा देश मतलब जैसे हम खर्च करते हैं पैसा, हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट का मतलब आयात करते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात करते हैं, तो उसके बीच में जब बैलेंस रह जाता है, जैसे मान लो हमने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया या फिर हमने एक्सपोर्ट ज्यादा कर दिया, उस केस में हमारा भुगतान शेष आता है। भुगतान शेष 2 तरीके का होगा, एक सरप्लस और एक डेफिसिट। सरप्लस का मतलब 2 चीजें होती हैं, एक होता है आयात और एक होता है निर्यात, ठीक है। निर्यात हमारे लिए अच्छा होता है या आयात हमारे लिए अच्छा होता है, निर्यात। निर्यात का मतलब होता है जब हम अपने गुड्स को दूसरे देश में बेचते हैं, गुड्स या फिर सर्विसेज, है ना। जैसे मान लो मैं अमेरिका के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है, अपने देश में रह के दूसरे देश के लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो वहां से मेरे पास पैसा आएगा, यानी कि मेरे लिए अच्छी बात है क्योंकि वहां से पैसा आएगा। तो निर्यात जो होता है ये हमारे लिए गुड होता है। और जो आयात होता है, आयात का मतलब है मैं किसी अमेरिका के टीचर से यहाँ पर पढ़ रही हूँ, तो यानी कि मुझे उसे पेमेंट करनी पड़ेगी, तो मेरे देश की पेमेंट उस देश में जा रही है, तो ये मेरे लिए क्या होता है, बैड।
अच्छा होता है, बट मोस्टली केसेस में आपने ये सुना है ना वो मेड इन भारत, है ना, मेड इन भारत क्यों चलाया जा रहा है, मेड इन भारत, सारी चीजें क्यों स्वतंत्र भारत करके कुछ बनाया जा रहा है ना, स्वतंत्र नहीं, क्या कहते हैं उसे, मतलब सारी चीजें भारत में बने, या मुझे हिंदी का एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा। तो मेड इन इंडिया का मतलब है कि सारी चीजें आप इंडिया में ही बनाओ। पता है क्या होता है कि जब हम किसी दूसरे देश से कुछ खरीदते हैं तो हमारे देश का पैसा उस देश में जाता है, और जब हम खर्च करते रहेंगे तो एक दिन हमारे जो सारे पैसे हैं वो क्या हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे। और जब हमारे देश की करेंसी किसी दूसरे देश के पास चली जाती है तो वहां पर वो हमारे ऊपर कब्जा करके हमें अपना गुलाम बना सकता है। तो इस वजह से आयात को बुरा माना जाता है, क्यों, क्योंकि हमारे देश की करेंसी उस देश में जा रही है। निर्यात को अच्छा माना जाता है क्योंकि वहां की करेंसी हमारे पास आ रही है, तो हम स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, है ना। तो निर्यात हमारे लिए अच्छा होता है, आयात हमारे लिए बुरा होता है। तो अब इन्होंने ये बोला कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ना हमेशा बैलेंस्ड रहना चाहिए। ये कहने का मतलब है कि हमेशा, चलो तुम कुछ अच्छा नहीं कर सकते, ये वर्डिंग सुनिए ना कि अगर किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। तो कहने का मतलब है अगर आप आयात कर रहे हो और निर्यात भी कर रहे हो तो कम से कम इन दोनों के बीच में बैलेंस रखो, कम से कम बीच में बैलेंस रखो, यानी कि जितना आयात करो उतना निर्यात करो। लेकिन अगर निर्यात ज्यादा हो जाए तो हमारे लिए क्या है, अच्छी बात। लेकिन अगर आयात ज्यादा हो जाए यानी कि हम ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, है ना, तो ये हमारे लिए बुरी बात होती है। इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। निर्यात और आयात के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, या फिर भुगतान शेष। बात क्लियर हो रही है ना, कोई दिक्कत परेशानी लगे तो बता देना। उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बीओपी से रिलेटेड है। पता है क्यों? अभी मैंने एक वर्डिंग बोली थी कि जब हम अपने देश का पैसा, जब हम बाहर से कुछ खरीद रहे हैं, है ना, तो मैं अगर पेमेंट करूंगी रुपीज में तो क्या यूएस में चल जाएगा? नहीं, यूएस में तो डॉलर चलते हैं। या फिर मुझे चाइना से करना है तो वहां पर तो रेनमिट भी चलती है। तो अलग अलग क्या होती है, उनकी करेंसीज होती है। तो बीच में एक बोर्ड होता है, फॉरेन एक्सचेंज बोर्ड, जो हमारे देश के लिए आरबीआई और अमेरिका के लिए उसका देश का कोई सेंट्रल बैंक होएगा। तो हमारे लिए जो आरबीआई होता है वो फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि वो ये बोलता है कि आप, जैसे आपको पता है कि नॉर्मल रेट जो है वो $1 में 60 रुपीज है। अभी एस्टिमेशन दिया है मैंने, $1 में 60 रुपीज है। तो क्या होगा कि जब मैं, मान लो यूएसए से मैंने एक चीज को इंपोर्ट करा, मैंने निर्यात करा, किसी चीज का आयात करा, तो जब मैंने आयात करा तो मैं क्या रुपए में पेमेंट कर सकती हूँ उसे? नहीं। किस में पेमेंट करनी पड़ेगी? डॉलर में। लेकिन मैं तो इंडिया में रहती हूँ, मेरे पास डॉलर कहाँ से आए? तो क्या ऐसे खरीद और परचेज हो पाएगा? सेल परचेज हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने रुपये से पहले डॉलर खरीदने पड़ेंगे और फिर उस डॉलर को मैं यूएसए में देके वहां से मुझे जो भी सामान खरीदना है वो सामान खरीदूंगी मैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो रेट होता है ना कि $1 हमें कितने रुपए में मिलेगा, इसको हम बोलते हैं विदेशी विनिमय दर। ठीक है, कि जब हम दो करेंसीज, दो मुद्रा को जब हम एक्सचेंज करते हैं, है ना, एक देश की करेंसी को दूसरी करेंसी से जब हम एक्सचेंज करते हैं तो उस समय कौन सी दर यूज होती है, कौन सा रेट यूज होता है, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये आपका पूरा बुक का इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले राष्ट्रीय है जिसमें हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, नेशनल इनकम, जीडीपी, ये सारी चीजें। मुद्रा और बैंकिंग जिसमें हमें पता चलेगा कि करेंसी क्यों आई, करेंसी के क्या यूजेस हैं, बैंकिंग के क्या यूजेस हैं, बैंक हमें कौन कौन सी फैसिलिटी देते हैं। ये चैप्टर तो बहुत ही मतलब लॉलीपॉप है, एकदम बहुत आसान है। सरकारी बजट, हम बजट कैसे बनाते हैं, है ना। उसके बाद समग्र मांग समग्र पूर्ति, थोड़ा 11वीं क्लास में पढ़ के आए हैं। और विदेशी विनिमय दर और भुगतान शेष मैंने आपको समझा दिया। बाकी जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वो तो पूरा डिटेल में होगा। क्लियर है? यस। यस। सबसे पहले स्टार्ट करें राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की फर्स्ट यूनिट के हिसाब से चल रही हो। फर्स्ट यूनिट में आपके ऑटोमेटिकली चारों चैप्टर कवर हो जाएंगे। अगर आप टीआरजेड से पढ़ रहे हैं या फिर कौन सी बुक, क्या नाम है आपको राइटर का, संदीप गर्ग से पढ़ रहे हैं, तो आपके समष्टि अर्थशास्त्र क्या है इसकी मैं आपको नोट्स दूंगी, क्लास में भी करा दूंगी थोड़ा सा। समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं, और मतलब वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय आय से संबंधित वो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मैं आपको कराऊंगी और मेजरमेंट में आपको कराऊंगी। चारों चैप्टर एक साथ कवर हो जाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय की, राष्ट्रीय आय, तो किसी भी देश के अंदर
जब हम आय करते हैं, आय कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो आय, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपकी इनकम किन दो चीजों से होती है? सिर्फ दो ही हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं पैसे अर्न करने के। या तो आप दे रहे हो सर्विस, या तो आप क्या दे रहे हो? सर्विस। जैसे मेरे पास पैसे किस चीज से आते हैं? सर्विस देके, पढ़ा के। तो या तो मैं क्या करती हूँ? सेवा, है ना, या फिर मैं करती हूँ गुड्स मैन्युफैक्चर, है ना। गुड्स का मतलब मैं क्या बनाती हूँ? वस्तु। मैं क्या बनाती हूँ? वस्तु। या तो मैं वस्तु को बेचूंगी, उससे पैसे आएंगे, या फिर मैं सर्विस देती हूँ, उससे पैसे आएंगे। यानी कि सिर्फ हमारे पास पैसे कमाने के दो ही संसाधन है, या तो किसी न किसी तरीके की मैं सर्विस कर रही हूँ, वो ट्रांसपोर्टेशन की भी सर्विस हो सकती है, वो टीचिंग की भी हो सकती है, वो डॉक्टर की भी हो सकती है, एजुकेशन किसी भी चीज की हो सकती है। ऐसे ही गुड्स, मैं कुछ भी बना सकती हूँ। मैं ये बनाती हूँ, मार्कर बनाती हूँ, फोन बनाती हूँ, व्हाइट बोर्ड बनाती हूँ, इंक बनाती हूँ, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? गुड्स। तो गुड्स क्या होते हैं? यानी कि वस्तु क्या होती है? वस्तु क्या होती है? वस्तु, यस, कोई भी चीज, वेरी गुड, कोई भी चीज, हाँ आगे तो बोलो, कोई भी चीज जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब एक बॉडी, ये उसकी बॉडी हो, जो क्या हो, हमें दिखाई देता हो अपनी आंखों से, है ना, जिसका क्या हो? फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो हमें दिखाई देता हो आंखों से। और सर्विस क्या होती है? सेवा क्या होती है? ऐसी कोई भी चीज जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन हम उसका लाभ उठा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसका हम लाभ उठा सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सर्विस। बस जब हमने वस्तु प्रोड्यूस करी, उसको जोड़ दो, और जो बंदे सेवा देते हैं उसको जोड़ दो, टोटल कर दिया तो क्या निकल जाएगी? राष्ट्रीय आय। अब कहोगे इतना आसान है? इतना आसान तो मेट है निकालना, उसमें कुछ फॉर्मूलाज वगैरह है, बट बेसिक यही है कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सिर्फ दो चीजों की बात चलती है, या तो वस्तु या फिर सेवा, है ना। दो तरीके से इनकम अर्न कर सकते हैं, या तो हम वस्तु बेचेंगे या फिर हम सेवा देंगे। उसी तरह जब हम उन दोनों की इनकम को ऐड कर देते हैं, उन दोनों से मिलने वाली आय को ऐड कर देते हैं, तो वो पूरे समस्त जितने भी लोग हमारे देश के अंदर हैं, उन सब, आधे लोग वस्तु बेचते होंगे, आधे लोग सर्विस देते होंगे, जब उनकी इनकम को हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है? राष्ट्रीय आय बन जाती है। ठीक है, इसके काफी सारे एक्सेप्शंस भी है, मतलब बहुत सारे अपवाद भी है इसके, जो मैं आपको ड्यूरिंग द चैप्टर कराऊंगी, अभी मैं आपको बेसिक समझा रही हूँ। तो वस्तु का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो हमें दिखती है, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। और सेवा क्या होती है? ऐसी कोई भी चीज जिसका हम लाभ उठा सकते हैं, हमें दिखती नहीं है लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं, दैट इज सेवा। बात समझ आए? चलिए, तो सेवा तो बाद में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे वस्तुओं के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? वस्तुओं के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे वस्तुओं के प्रकार। सोचो कितने प्रकार की हो सकती है वस्तु। मैं एरो नहीं बना रही, बच्चा ना देख के बता देते हैं कितने की होती है वस्तु, एरो बनाते समझ जाते हैं। दो तरीके की, ठीक है, एक होती है अंतिम वस्तु और एक होती है मध्यवर्ती वस्तु। अंतिम वस्तु के नाम से क्या पता चलेगा, बताओ जरा। जो चीज बन के तैयार होती है, मतलब फाइन। और मध्यवर्ती जो भी बनी नहीं है। चलो बिल्कुल बता। चलिए, अंतिम वस्तु देखो क्या होती है और मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है। ठीक, चलिए, जैसे मान लो मैंने अपने घर के लिए वॉशिंग मशीन ली, ठीक है, मैंने अपने घर के लिए वॉशिंग मशीन ली। तो जब मैंने वॉशिंग मशीन ली, ठीक है, जब मैंने वॉशिंग मशीन ली तो वो मशीन मैंने अपने पर्सनल यूज करने के लिए लिए, अंतिम अपने पर्सनल यूज करने के लिए लिए ना, तो उसको हम बोल देंगे अंतिम वस्तु। जब हम अपने पर्सनल यूज के लिए, मेरे अलावा मैं उसको, जब ऐसी कोई भी वस्तु जिसको मैं फर्दर सेल के लिए नहीं बेचती, नहीं खरीदा मैंने उसको, ठीक है, ये मार्कर मैंने किस लिए खरीदा है? पढ़ाने के लिए, इसको मैं यूज करूंगी, तो ये मार्कर मेरे लिए क्या है?
है अंतिम वस्तु। मैं किसी और को तो सेल करने नहीं जा रही ना मार्कर, मैंने अपने यूज करने के लिए लिया है, तो दैट इज अंतिम वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु क्या है? मध्यवर्ती वस्तु का मान लो मैंने ये नोट्स किसी से खरीदे हैं और खरीदने के बाद मैं आपको रीसेल कर रही हूँ, मैं आपको बेच रही हूँ, तो दैट इज मध्यवर्ती वस्तु, है ना। तो जो चीजें हमारी इनकम्प्लीट या फिर इसको हम ये बोल सकते हैं अंतिम वस्तु वो वस्तु होती है जो अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार होती है। ये भी बोल सकते हैं कि ये चीज क्या है, आपने जो बोला था कि ये क्या है, अंतिम उपभोक्ता के लिए, उपभोक्ता द्वारा, अंतिम वस्तु उपभोक्ता द्वारा उपभोग करने के लिए तैयार है, उपभोग करने के लिए तैयार है। और मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है, जो आपने बोला था बिल्कुल, वो क्या है, जो वस्तु अंतिम उपभोक्ता द्वारा उपभोग के लिए तैयार नहीं है, तैयार नहीं है। तो यहां पर एक और वर्ड यूज करते हैं हम, उत्पादन सीमा। उत्पादन सीमा क्या होती है? उत्पादन सीमा जो उत्पादन मतलब जो प्रोडक्ट है ना वो मतलब बन के तैयार हो चुका है। यस, उत्पादन सीमा का मतलब है कि इसको उत्पादन, इसको बनाने की जो भी प्रोसेस था वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसको कुछ भी इसके अंदर एडिट नहीं करना, ये प्रोडक्ट पूरे तरीके से बनके तैयार हो चुका है, तो उसको हम बोलते हैं उत्पादन सीमा, ठीक है, उत्पादन की सीमा। तो अंतिम वस्तुओं ने उत्पादन सीमा को क्रॉस कर दिया होगा या नहीं करा होगा? कर दिया होगा। तो यानी कि इनको हम ये भी बोल सकते हैं ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन सीमा को पार कर चुकी हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अब इनके अंदर कुछ भी एडिट होने लायक नहीं है, ये कंज्यूम करने लायक है। मध्यवर्ती क्या होंगी? उत्पादन सीमा को क्रॉस नहीं किया, उत्पादन सीमा के अंदर ही हैं, उत्पादन सीमा को पार नहीं किया। इसको हम क्या बोलते हैं? वस्तुओं के प्रकार। कितने तरीके की? अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु। अंतिम वस्तु का मतलब जो उपभोक्ता कंज्यूम करने के लिए बिल्कुल तैयार है, मध्यवर्ती वस्तु जो कंजम्पशन करने लायक नहीं है। उत्पादन सीमा पार कर चुकी है कौन सी? अंतिम वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु अभी उत्पादन सीमा को पार नहीं कर चुकी है क्योंकि अभी वो प्रोड्यूसर के पास ही है, उत्पादक के पास ही है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे करते हैं। अब आगे देखते हैं, इसके अंदर आपके अंतिम वस्तु जो है इसके प्रकार है कुछ। कितने प्रकार होंगे? 2 प्रकार। कैसे? अब थोड़ा डीप चलते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा। अंतिम वस्तुओं के प्रकार, ये दो प्रकार की होगी। अंतिम उत्पादक वस्तु, ठीक है, और अंतिम उपभोक्ता वस्तु। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था सबसे पहले, अंतिम उत्पादक वस्तु और अंतिम उपभोक्ता वस्तु। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था वॉशिंग मशीन का। वॉशिंग मशीन है मेरे पास एक, ठीक है। अगर मैं उसे अपने घर के कपड़े धोने में यूज कर रही हूँ तो वो मेरे लिए क्या है? अंतिम उपभोक्ता वस्तु है ना। यानी कि मैं उससे कोई भी पैसे का लाभ नहीं उठा रही, कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही हूँ, तो वो होता है अंतिम उपभोक्ता वस्तु। जैसे वॉशिंग मशीन घरेलू उपयोग के लिए है ना। और अगेन वॉशिंग मशीन का यूज लेकिन कौन कर रहा है इस बार? धोबी। कौन कर रहा है? धोबी ऐसे लिखते हैं ना, धोबी।
धोबी यूज कर रहा है, किसका यूज? वॉशिंग मशीन। अब आप जानते हो धोबी का काम क्या होता है? कपड़े धोना, और वो कपड़े किस में धो रहा है? वॉशिंग मशीन। यानी कि वॉशिंग मशीन का यूज वो किस लिए कर रहा है? प्रॉफिट कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए। लेकिन क्या मैंने कोई लाभ उठाया? नहीं, लाभ न उठाने के लिए। ठीक है, लाभ ना उठाना किस में आ जाता है? अंतिम उपभोक्ता वस्तु। मैंने उसको उपभोग कर लिया। और अंतिम उत्पादक का मतलब मैं एक उत्पादक हूं और मैं उस चीज का यूज किससे कर रही हूँ? फर्दर रीसेल करने के लिए। उसका यूज करके, यूज तो मैं कर रही हूँ। अगर धोबी है, धोबी उसका यूज कर रहा है, तो वॉशिंग मशीन का यूज तो धोबी कर रहा है ना, लेकिन वो उसका यूज किस लिए कर रहा है? फर्दर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। इसलिए इसको उत्पादक बोला गया। लेकिन उत्पादक के लिए है ये भी अंतिम वस्तु। वॉशिंग मशीन नहीं बेच रहा ना, ये बेच क्या रहा है? ये अपनी सर्विस बेच रहा है। किसको यूज करके? वॉशिंग मशीन को यूज करके। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अंतिम उत्पादक वस्तु। और इसको क्या बोलेंगे? अंतिम उपभोक्ता वस्तु। क्लियर है? चलिए अब कुछ डिफरेंसेस पढ़ते हैं कि क्या नाम है, अब वो पढ़ते हैं, क्या नाम है, सॉरी, मध्यवर्ती वस्तु। इसको नोट कर लो, फिर मध्यवर्ती वस्तु करते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम मध्यवर्ती वस्तु। मैं चीटिंग करूंगी थोड़ी सी, परमानेंट दे दिया था, एक सेकंड। मध्यवर्ती वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है? जो अंतिम उपभोक्ता के यूज करने लायक नहीं है, यानी कि अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, इस पर भी काम चल रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मध्यवर्ती वस्तु दो तरीके की हो सकती है, ये मध्यवर्ती भी हो सकती है और ये अंतिम भी हो सकती है। अब आपको ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? मध्यवर्ती वस्तु मध्यवर्ती भी हो सकती है और अंतिम भी हो सकती है। तो एग्जांपल देते हैं कैसे। मान लो मेरे पास है आटा, ठीक है, मैं आटा बेच रही हूँ, ठीक है। अब आटा मेरे से दो लोग खरीदने के लिए आए। आपका नाम क्या है? गौरी। गौरी। आपका? नैन्सी। नैन्सी। अब मेरे पास ना आटा खरीदने के लिए दो बंदे आए, एक थी गौरी, एक थी नैन्सी, ठीक है। अब ये आई नैन्सी और ये आई गौरी, ठीक है। नैन्सी ने बोला कि मुझे आटा खरीदना है, मुझे आटा खरीदना है, इससे मैं घर में रोटी बनाऊंगी, इससे मुझे घर में रोटी बनानी है। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, ले जाओ, मेरे तो आटा ही घर बेचने का काम है। मेरे पास गौरी आई, गौरी ने बोला कि मैम मुझे ना आटा चाहिए, और मुझे आटा इसलिए चाहिए क्योंकि मैं इससे ना बिस्कुट बना के बेचूंगी। मैं इससे क्या बनाऊंगी? बिस्कुट बनाकर बेचूंगी, ठीक है, और बेचूंगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि नैन्सी के लिए, नैन्सी के लिए जो आटा है, ये आटा बन गया यहाँ पर मध्यवर्ती। पता है कैसे? क्योंकि वो इसको क्या करेगी? फर्दर सेल करेगी। क्या करेगी? फर्दर सेल, लाभ कमाएगी इससे। वो क्या करेगी? इसको फर्दर सेल करेगी। लेकिन गौरी के लिए यही आटा क्या बन गया? अंतिम वस्तु, क्योंकि वो तो इसको पका के खा जाएगी। बात समझ आ रही है? सॉरी, हाँ। नैन्सी क्या करेगी? उसे घर में पका के खा जाएगी, लेकिन गौरी क्या करेगी? उस चीज को यूज करेगी, उसको दोबारा से प्रोसेस करके, उसको चेंज करके उसकी शेप को, और क्या करेगी? उसे मार्केट में बेच के लाभ कमाएगी। यानी कि मध्यवर्ती वस्तु आटा एक रॉ मटेरियल होता है ना, आटा एक रॉ मटेरियल है ना, तो आटा एक मध्यवर्ती वस्तु। और आटे को इन लोगों ने क्या करा? या तो मैं उससे बिस्कुट बना के बेच दूंगी, यानी कि वो हो गई मध्यवर्ती, या फिर मैं उसे घर में बना के खा लूंगी, वो मेरा बन जाएगा अंतिम वस्तु। तो ये भी दो तरीके की होती है, मध्यवर्ती और अंतिम, दोनों, ठीक है। चलिए ये नोट करना आपको। डिफरेंस पढ़ते हैं दोनों के बीच में, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है, अंतिम वस्तु सबसे पहला डिफरेंस जल्दी बताओ। क्या अंतिम वस्तु को कच्चे माल के रूप में यूज किया जा सकता है? अंतिम वस्तु को नो। कच्चे माल के रूप में नो, नहीं किया जा सकता। कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। और इसका मध्यवर्ती, इसका तो नाम ही मध्यवर्ती है, तो इसको हम कर सकते हैं कच्चे माल के रूप में यूज
माल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। चलो बताओ, क्या अंतिम वस्तु उत्पादन रेखा, उत्पादन सीमा पार कर चुकी है? यस। यस। तो उत्पादन सीमा पार कर चुकी है, और ये उत्पादन रेखा पार नहीं करी, पार नहीं की। चलिए थर्ड डिफरेंस है आपका। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। जो अंतिम वस्तु होती है ना, अंतिम वस्तु को राष्ट्रीय आय, चलो आपसे तुक्का लगवाती हूँ, राष्ट्रीय आय में क्या हम, मान लो मैंने अंतिम वस्तु ना 1000 रुपए में बेची, अंतिम वस्तु 1000 रुपए में बेची, तो क्या मैं इस जब राष्ट्रीय आय निकालूंगी, राष्ट्रीय आय मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि राष्ट्रीय आय जो होती है वो सर्विस और गुड्स, इन दोनों की जो पैसे होते हैं, मतलब उन दोनों से जो इनकम होती है उसको टोटल करने के बाद राष्ट्रीय आय निकलती है। तो क्या मैं अंतिम वस्तु को राष्ट्रीय आय जब कैलकुलेट करूंगी तो अंतिम वस्तु का कैलकुलेशन लूंगी? अंतिम वस्तु को लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि अंतिम वस्तु बेचने के बाद तो पैसा आएगा। और मध्यवर्ती वस्तु, चलो पहले ये समझते हैं कि राष्ट्रीय आय कैलकुलेट कैसे करते हैं और इन दोनों का क्या फर्क पड़ता है राष्ट्रीय आय पर, ठीक है। चलो ये है, मान लो ये किसान था, ये था किसान, इस किसान ने 100 रुपए के गेहूं उगाए, ठीक है, गेहूं इसने उगाए, नमस्ते, इसने गेहूं उगाए और 100 रुपए के इसने किसको बेच दिए? बेकरी वाले को, बेकरी वाले को इसने बेच दिए। बेकरी वाले कौन होते हैं? जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं। किसान ने 100 रुपए के किसके बेचे? 100 रुपए के गेहूं बेच दिए बेकरी वाले को। बेकरी वाले ने क्या करा? इसके बिस्किट बनाए, इसके क्या बनाए? बिस्किट, और बिस्किट इसने 500 रुपए में बेच दिए किसको? उपभोक्ता को। उपभोक्ता को इसने कितने में बेच दिए? 500 रुपए में। अब आपके सामने क्वेश्चन ये आया है, ठीक है, कि जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, जब हम राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें हमें 100 रुपए लेने चाहिए, 600 रुपए लेने चाहिए, या फिर 500 रुपए लेने चाहिए? क्या लेना चाहिए? किसान ने 100 रुपए में बेकरी वाले को बेचे, बेकरी वाले ने बिस्कुट बना के उसे 500 रुपए में बेचा। कहने का मतलब है कि किसान की इनकम कितनी हुई? 500, और जब बिस्किट वाले ने उपभोक्ता को इसको बेचा तो उसको क्या 500 रुपए की इनकम हुई? नहीं, उसको 400 रुपए की इनकम हुई। क्यों? क्योंकि 100 रुपए तो उसने किसको बेच दिए थे? किसान को। तो या तो हम ये कर सकते हैं कि किसान की इनकम कितनी हुई? 100 रुपए, और बिस्किट वाले की इनकम कितनी हुई? 100 रुपए तो उसने किसान को दिए थे, 500 रुपए में किसी चीज को बेचा, तो 500 में से 100 रुपए तो उसने किसान को दे दिए, कितना प्रॉफिट हुआ उसे? 400 रुपए का। तो इसमें 400 रुपए प्लस कर दो, तो टोटल नेशनल इनकम में कितने पैसे जुड़े? 500। या फिर मैं डायरेक्ट 500 रुपए ले लूं जिसने उपभोक्ता को बेचे हैं, जिसने उपभोक्ता को बेचे, या तो मैं डायरेक्ट वो ले लूं, इसको हम बोलेंगे अंतिम वस्तु, इसको हम क्या बोलेंगे? अंतिम वस्तु, क्योंकि इसने डायरेक्ट उपभोक्ता को बेच दिया। लेकिन यहाँ पर जो गेहूं और आटा है उसका यूज इसने कैसे करा है? मध्यवर्ती वस्तु की तरह। तो मध्यवर्ती को आप जोड़ भी सकते हो, वैसे तो नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन अगर आप ले रहे हो तो आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बहुत लंबा तरीका होता है इसे कैलकुलेट करने का। तो शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं कि अंतिम वस्तु को तो नेशनल इनकम में लिया जाता है, लेकिन मध्यवर्ती को नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता। बात समझ आई? क्लियर हो गया ठीक से? तो ये है, तो इन्होंने बोला कि राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो अंतिम वस्तु को कैलकुलेट करते हैं, कंसीडर करते हैं। यस, राष्ट्रीय आय में इसे शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है, और इसे शामिल नहीं किया जाता। बात समझ आ रही है? नहीं समझ आया मुझे बताओ। और लास्ट है इनमें, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये फाइनल प्राइस आ गया 500 रुपए का, ये फाइनल प्राइस आ गया 500 रुपए का। अब इसमें कोई और पैसा ऐड होगा? इस बंदे ने 100 रुपए से कितने रुपए का इंक्रीज कर दिया? 400 रुपए इंक्रीज कर दिया इसने, मूल्य वृद्धि कर दी कितने की? 400 रुपए की। लेकिन क्या उपभोक्ता इसमें और मूल्य वृद्धि करेगा? वो तो खा जाएगा, खत्म। तो क्या इसमें जो अंतिम वस्तु होती है उसके अंदर मूल्य वृद्धि होगी? पैसा इंक्रीज करेगा? कस्टमर तो उसे खा जाएगा, वो बेच थोड़ी ना रहा है, तो कस्टमर इसमें मूल्य वृद्धि नहीं करेगा, यानी अंतिम वस्तु में कभी भी मूल्य वृद्धि नहीं होती। तो इसमें मूल्य वृद्धि
नहीं होती, और इसमें मूल्य वृद्धि होगी क्योंकि ये तो मध्यवर्ती वस्तु है। 100 रुपए की मध्यवर्ती वस्तु करी, इसने अपने कितने रुपए जोड़ दिए, 400 रुपए जोड़ दिए, यानी कि इसने 400 रुपए की क्या कर दी, मूल्य वृद्धि। तो ये टोटल कितने हो गए, 500 रुपए। तो यानी कि इसके अंदर मूल्य वृद्धि होती है। मूल्य वृद्धि समझ आ रहा है ना कॉन्सेप्ट क्या है, पैसे ऐड करना, अपनी अपनी मेहनत के पैसे ऐड करना, है ना। किसानों ने सब्जी निकाली तो उन्होंने कम में बेची, फिर उसको आके बहुत जो थोक में सामान लेते हैं, बहुत बड़े जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो लेके चले गए, फिर वो सामान गया मंडी में, फिर मंडी वालों ने रेडी वालों को बेचा, रेडी वालों ने हमारे पास बेचा। तो इन लोगों ने बीच में क्यों ये लोग घुसे, क्योंकि इन्होंने अपने अपने पैसे लगाए उसके अंदर, है ना। किसान से लिए 10 रुपए में, किसान से इन्होंने 10 रुपए में लिया, जिसने लिया उसने 15 रुपए में मंडी वाले को बेच दिया, मंडी वाले ने 18 रुपए में रिटेलर को बेच दिया, और रिटेलर ने 20 रुपए में हमें बेच दिया। तो हर स्टेज पे क्या हुआ है, मूल्य वृद्धि हुई है ना। तो इसे मूल्य वृद्धि बोलते हैं। जब हर कोई स्टेजेस पर पैसे बढ़ते हैं, मध्यवर्ती वस्तु में जब भी पैसे ऐड होते हैं, उसे मूल्य वृद्धि बोलते हैं। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट। तो इसमें मूल्य वृद्धि की तो फाइनल गुड है, मैं खा गई, अब मूल्य वृद्धि क्या करूंगी, इसमें आटा खा गई मैं तो रोटी बना के कुछ मूल्य वृद्धि कर सकती हूँ, नहीं। लेकिन अगर मैं उससे अगर मैं आटे से बिस्किट बना रही हूँ तो अपनी मेहनत के पैसे तो जोड़ूंगी ना, तो उसे बोलते हैं मूल्य वृद्धि। क्लियर है, ठीक है। बस ये आपका हो गया है मेन 4 डिफरेंस। 3 नंबर में पेपर में आते हैं, तो 3 नंबर हो गए आपके तैयार। तो ये डिफरेंस है आपका। पहला क्या है, अंतिम वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु। अंतिम वस्तु क्या होती है, कभी भी कच्चे माल के रूप में यूज नहीं होती, ये कच्चे माल के रूप में प्रयोग होती है। उत्पादन सीमा पार कर चुकी है, उत्पादन सीमा पार नहीं करी, अभी भी प्रोड्यूसर के हाथों में है। राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। इसे में मूल्य वृद्धि नहीं होनी क्योंकि कस्टमर खा जाता है लेके, और इसे मूल्य वृद्धि करेंगे क्यों, क्योंकि इसे फर्दर रीसेल करेगा। जब कोई इसे फर्दर रीसेल करेगा तो उसमें अपना प्रॉफिट तो जुड़ेगा ना, तो इसलिए मूल्य वृद्धि इसमें होती है। बात समझ आए, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया 3 नंबर का।